हाँ भाई, प्यारे बच्चों, कितना शोर करते हो भाई। जय हिंद। और बताइए, मौज हो रही है? वेरी गुड। चलो जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है जी प्रोड्यूसर बिहेवियर। आपके सी इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर सप्लाई वाला पहले वाले यूनिट में ही दे रखा है, परंतु सप्लाई तो प्रोड्यूसर बिहेवियर का काम है ना, इसलिए हमने उसे वहां नहीं पढ़ा। समय आने पर यहां पढ़ेंगे जब सप्लाई का काम होगा। आज हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है, तब आपने कंज्यूमर की तरह सोचा था। आपके लिए कंज्यूमर की तरह सोचना आसान भी था, क्योंकि आप फिलहाल कंज्यूमर ही हैं। परंतु अब आप पढ़ने जा रहे हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। यह आपका अपोजिट बिहेवियर है, और अपोजिट बिहेवियर को समझना, सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह यूनिट थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। मुश्किल एक इसलिए क्योंकि यह आपका बिहेवियर नहीं है, और दो इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, और प्रोडक्शन एक टेक्निकल प्रोसेस होता है। टेक्निकली हमारा माइंड कितना अच्छा है, इसी बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कितना अच्छा समझ पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपने अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिएगा, ताकि आपको यह पता लगे आपको इस यूनिट में समझने के लिए कितनी मेहनत करनी है। कई बार हम जब स्कूटी पे या कार पे जा रहे होते हैं तो सामने हमें रेड लाइट दिखाई दे रही है। अभी वो रेड नहीं हुई, अभी ग्रीन ही है। ग्रीन के बाद ऑरेंज होगी 5 सेकंड के लिए, फिर रेड होगी। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो ये देखती है कि फिलहाल रेड लाइट होने में 12-15 सेकंड बाकी हैं। वो अपनी बाइक या कार की स्पीड को बढ़ाते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपनी कैपेबिलिटी को, आसपास के ट्रैफिक को, और अपनी स्पीड को बढ़ाकर रेड लाइट होने से पहले ही क्रॉस कर जाते हैं उस क्रॉसिंग को। दे आर गुड टेक्निकल पीपल। कुछ ऐसे होते हैं जो अपोजिट साइड कैलकुलेट करते हैं कि भाई इतने कम समय में वो नहीं निकल पाएंगे। वो अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं और जेब्रा क्रॉसिंग पर आकर रुक जाते हैं। दे आर ऑल्सो टेक्निकली गुड पीपल। बट इन दोनों के बीच में कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है जो ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें निकल जाना चाहिए, लव यू बेटा, या रुक जाना चाहिए। उन्हें निकल जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए। वो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर जाते हैं और पूरी क्रॉसिंग क्रॉस भी नहीं कर पाते, बीच में ही कहीं स्टक हो जाते हैं, और उन लोगों की वजह से उस क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बन जाती है। दे आर टेक्निकली बैड पीपल। तो यदि आप इस थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये यूनिट थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल है, और यदि आप पहली और दूसरी कैटेगरी में हैं तो आप अच्छे हैं, टेक्निकली आपका माइंड गुड है, आप इस यूनिट को जल्दी समझ लेंगे। तो ये यूनिट उनके लिए आसान है जो टेक्निकली गुड पीपल है। अब ये टेक्निकली गुड पीपल ऐसी इनहेरेंट क्वालिटी किस में होती है? तो मेरा मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो बनिए होते हैं उनके पास ये माइंड पहले से ही होता है। दे आर मैनेजरियल पीपल। वो मैनेजरियल होते हैं, कैलकुलेशंस करना जानते हैं, समझते हैं, और इसलिए ये प्रोड्यूसर बिहेवियर उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हमारी भी क्लास में कुछ बनिए बच्चे जरूर होंगे। जरा हाथ खड़ा करें। बहुत कम है, सिर्फ 3 ही बच्चे बनिए हैं हमारी क्लास में। अब आप इस यूनिट को समझने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने नाम को बदलिए, जैसे सतनाम सिंह गुप्ता, ताकि आपको फील आए कि आप भी बनिए, और इस यूनिट को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब मासूम अली अग्रवाल, ठीक है, हाँ, ताकि आपको लगे कि ये यूनिट आपके लिए आसान है। चलिए जी, टेक्निकली थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी,
यदि किसी को लगे कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा कहीं किसी पॉइंट पर, मैं बहुत स्लो चलूंगा, कोई जल्दी नहीं, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। अगर कहीं आपको लगे आप कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, रेज योर हैंड, आस्क द क्वेश्चन, मैं दोबारा बता दूंगा। स्टार्टिंग का चैप्टर बस क्लियर हो जाए, शुरू की 2-3 क्लासेस, आज वाली, कल वाली और नेक्स्ट वाली, जिसको इनपुट्स और आउटपुट समझ में आ गया, आगे अपने आप आ जाएगा। इसलिए इनपुट आउटपुट की कहानी पर ही थोड़ा जोर ज्यादा रहेगा, समझने में ज्यादा ध्यान लगाना होगा, उसके बाद आपको कहानी खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी। दिस इज प्रोड्यूसर बिहेवियर। वैसे ही शुरू करूंगा जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर शुरू किया था। एक प्रोड्यूसर का एम क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर प्रोड्यूसर हर बार हर कोर्स ऑफ एक्टिविटी में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट उसे कब मिलने वाले हैं मैक्सिमम? तो कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमम तब होंगे जब वो कम खर्च में मैक्सिमम आउटपुट बनाएगा। जब वो कम खर्च में मैक्सिमम आउटपुट बनाएगा, मिनिमम कॉस्ट और या एंड दोनों भी हो जाए तो चलेगा, मैक्सिमम आउटपुट, तो वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाले। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, ये हमारे प्रोड्यूसर के टारगेट हैं। Once the target being achieved, the goal is cleared, and that's the maximum profits. ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट जो खर्चा वो कर रहा है, ये खर्चा किस पर कर रहा है? उसे बनाने के लिए, जिसे बनाकर बेचकर उसे प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाले, उस पर खर्चा कर रहा है। और बनाने के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को, जैसे कि मुझे एक कप चाय पीनी है, ये मेरी इच्छा को सीधे तौर पर संतुष्ट करती है, मेरे लिए इसकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, और ये अपने आप में क्या है? आउटपुट है। ये क्या है? वो जो बन के आया। ये आउटपुट जिन भी चीजों से बनी है उन सबको नाम देंगे इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स आर देयर। वो सभी इनपुट जो है आउटपुट को बनाने में इस्तेमाल हुई हैं, उनकी डिमांड को ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअली उनकी डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं, और जिसके बिना चाय नहीं बन सकती उसकी डिमांड को टाइड डिमांड कहते हैं। ये इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा। अपने आप में ही इनपुट्स चाय तो नहीं कहलाने वाली। आपके सामने सेल्फ पर पानी पड़ा है, दूध पड़ा है, चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक है, क्या ये सभी अपने आप में ऐसे ही रखे इसी सिचुएशन में चाय कहला सकते हैं? ये नहीं, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीका आप अपनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? तो प्रोडक्शन क्या है जी? एक प्रोसेस है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द इनपुट्स इनटू द आउटपुट। इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने का तरीका, फॉर्मूला, आइडिया। ये प्रोडक्शन क्या है? इकोनॉमिक्स कहती है जी प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, creation of utility for the satisfaction of human wants। मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यूटिलिटी क्रिएट करना, यूटिलिटी कंज्यूम करना, डिस्टर्ब करना, वो क्या था? कंजम्पशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी कंजम्पशन कहलाता है, और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन कहलाता है।
इसी तरह सिंपल भाषा में समझते हैं, क्रिएशन का मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। कुछ नया बनाना या पहले से ही बनी हुई चीज की वैल्यू को बढ़ाना प्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें यूटिलिटी क्रिएट होती है, वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू दो तरह की बेटा, एक मनी वैल्यू, दूसरा यूसेज वैल्यू। एक मनी वैल्यू, दूसरा यूसेज वैल्यू। कुछ नया बनाना, जैसे कि फार्मर ने बीज बोया, गेहूं बना दिया, बीज बोया चावल बना दिया, बीज बोया गन्ना बना दिया, कुछ नया किया, इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। उस वीट को उस फार्मर ने शक्ति भोग आटा मिल वालों को बेच दिया। शक्ति भोग आटा मिल वालों ने उसको चक्की में पीसा, उसकी शेप को चेंज कर दिया, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, क्योंकि चपातियां आटे से बनती हैं, गेहूं से नहीं बनती। उसकी वैल्यू बढ़ गई, यूसेज वैल्यू बढ़ गई, मनी वैल्यू बढ़ गई। इस एक्टिविटी को भी क्या कहेंगे? क्योंकि उसने पहले से ही बनी हुई चीज की वैल्यू को बढ़ाया। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यह यूटिलिटी कितनी तरह से क्रिएट की जा सकती है? तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बहुत से तरीके हैं जिससे प्रोड्यूसर यूटिलिटी क्रिएट करता है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की शेप को बदलकर, किसी भी वस्तु की शेप को बदलकर उसकी वैल्यू को बढ़ा देना। जैसे कि अभी गेहूं की शेप को बदला, आटा बनाया, आटे की शेप को बदला, ब्रेड बनाया, ब्रेड की शेप को बदला, ब्रेड पकोड़ा बनाया। ये सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? फॉर्म यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, दिस इज प्रोडक्शन। सेकेंड, टाइम यूटिलिटी। वस्तु को होल्ड करके रखने से उसकी वैल्यू का बढ़ जाना। बाय होल्डिंग गुड्स। जैसे कि चावल पैदा होता है सर्दियों में, खाया जाता है पूरा साल। आम पैदा होता है गर्मियों में, खाया जाता है पूरा साल। जब आपको ऑफ सीजन में मिलता है तो ज्यादा वैल्यू पर मिलता है। दैट्स व्हाट टाइम यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन। जरूरी नहीं है बेटा, जब फॉर्म को पढ़ोगे तो फॉर्म नाम देना, जब टाइम को पढ़ोगे टाइम नाम देना। जैसा दाल वैसा तमाचा। प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी। बाय शिफ्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बाय शिफ्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिल्ली में तो बेटा सिर्फ क्राइम और पोल्यूशन पैदा होता है जो हम बाहर बेचते हैं। पंजाब चले जाओ, गेहूं पैदा होती है, दिल्ली में खाने को मिलती है। मध्य प्रदेश की गेहूं, शरबती गेहूं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, दिल्ली में मिल जाती है। आम पैदा होते हैं, पता नहीं कहां दिल्ली में मिलते हैं। कहां क्या पैदा हो रहा है सब दिल्ली में मिल जाता है। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने से वस्तु की वैल्यू का बढ़ जाना, इसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। देन पर्सनल यूटिलिटी। बाय यूजिंग पोजेशनल राइट और पर्सनल स्किल्स। आप अपने पोजेशनल राइट का इस्तेमाल करके प्लेस ये पर्सनल यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास कोई मेन रोड पर दुकान है, ऑफिस शॉप है, कल को आप सीए बन जाओगे, वहां पे अपनी सीए फर्म खोल लेना। आपको उस जगह का फायदा हो गया क्योंकि वो आपके पोजीशन में आती है, अधिकार में आती है। यह आपकी पर्सनल यूटिलिटी है।
मान लेते हैं आपके पास कोई पर्सनल नॉलेज है, अब आप सीए तो बहुत अच्छे बन गए, साथ ही साथ आपको खाना बनाने का शौक भी था, तो आपने खाना बनाना भी सीख लिया, तो आपकी आने वाली पत्नी को कितनी सुविधाएं हो जाएंगी। ये आपकी पर्सनल यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी भी फॉर्म में क्रिएट की जाए, द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इधर इन द फॉर्म ऑफ टाइम, प्लेस, फॉर्म या पर्सनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स ओनली। अगर इनपुट्स होंगी तभी तो आप आउटपुट बना पाओगे, बिना इनपुट्स के आउटपुट कैसे बना सकते हो? मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, समझी, जानी, उसे पहचानने की कोशिश की, तभी तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। मैंने पढ़ा तो मैथमेटिक्स भी, टॉप भी किया, परंतु उसे कभी जानने और पहचान कर बताने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं। फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता। इनपुट्स होंगे तभी तो आउटपुट आएगा। ये इनपुट्स क्या हैं जी? Those which are helpful in the production of a good, वो सभी जो किसी वस्तु को बनाने में सहयोगी हो जाते हैं वो इनपुट्स कहलाती हैं। आपके सीए बनने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, मैं इनपुट हूं। I may available at free of cost or maybe at a price. मेरे अपने बेटे ने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ी, कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा 100 में से 100 नंबर दे दे, कह रहे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। पहली बार एग्जाम दिया, 100 में से 100 आए, और एग्जाम कैंसिल हो गया। आपको मालूम है 2 साल पहले बोर्ड का इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैंसिल हो गया। दूसरी बार इकोनॉमिक्स का एग्जाम जब सभी एग्जाम्स के बाद पढ़ा, तो बीच में उसके इंजीनियरिंग के आईआईटी के एग्जाम थे, उसने पढ़ाई नहीं करी, ऐसे ही चला गया, 95 मार्क्स आए। मेरा तो नुकसान हो गया, 5 नंबर गए। इनपुट्स फ्री में भी हो सकती हैं, पैसे पर भी हो सकती हैं। ये इनपुट्स कितनी तरह की होती हैं? तो 2 तरह की होती हैं जी। फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स। Factor inputs, non-factor inputs. Factor inputs are the primary inputs of every production process. इनके बिना कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू भी नहीं हो सकती। प्रोडक्शन शुरू करना है तो सबसे पहले इन्हें ही एम्प्लॉय किया जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी इनपुट्स जो नॉन फैक्टर इनपुट्स कहलाती है। अब मन में एक बात आ जाती है, अगर इनपुट्स डिजायरेबल होंगी तभी तो आउटपुट डिजायरेबल होगी। चाय बनानी है तो चाय पत्ती की ही आवश्यकता है, टमाटो सूप को चाय नहीं कह सकते। इनपुट्स डिजायरेबल होंगी तभी तो आउटपुट डिजायरेबल होगी। मुझे इंडियन आर्मी में जाना है तो आर्मी की ही तैयारी करनी पड़ेगी, उसके एग्जाम से एग्जाम देने पड़ेंगे। सीए की क्लास में बैठ के इंडियन आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरा एम है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, मेरा टारगेट है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये सब कब पूरा होगा? जब इनपुट्स वैसी होंगी जैसी इस टारगेट को और एम को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। अगर इनपुट्स वैसी क्वांटिटी या क्वालिटी में नहीं हुई तो मेरी आउटपुट भी मैक्सिमम नहीं होने वाली, मेरा एम भी पूरा नहीं होने वाला। आप 2 कप चाय बनाते हैं तो 2 कप के हिसाब से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, 20 कप चाय बनाते हैं तो 20 के हिसाब से इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब ये तो नहीं है ना कि 20 कप चाय के लिए 2 कप वाले इनपुट सफिशिएंट होने वाली है, क्वांटिटी बदल जाएगी। कोई चाय ज्यादा पत्ती वाली पीता है, कोई ज्यादा दूध वाली पीता है, कोई कम मीठे वाली पीता है, कोई ज्यादा मीठे वाली पीता है, कोई अदरक वाली पीता है। तो जैसी पीता है वैसी ही बनाने के लिए उस हिसाब से इनपुट भी तो चाहिए, क्वालिटी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इनपुट डिपेंड करती है इस बात पर कि आपको आउटपुट कितनी और कैसी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी आउटपुट भी डिजायरेबल हुई तभी तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम पूरा होगा।
अब दिवाली पर पटाखे बेचोगे, लड़ियां बेचोगे, मोमबत्तियां बेचोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। होली के गुब्बारे लेके बैठ जाओगे तो बेटा कोई नहीं आएगा। हमारा एम और टारगेट आउटपुट की ओर है, इनपुट्स की ओर है ही नहीं। इनपुट्स तो हमें एम्प्लॉय करनी पड़ती है आउटपुट को बनाने के लिए, और जब एम्प्लॉय करनी पड़ती हैं तो कंडीशनल एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी, डिजायर्ड एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी, वैसी एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी जैसी हमारी आउटपुट के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रोड्यूसर बिहेवियर में सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो इनपुट्स का है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है। किसी भी प्रोड्यूसर को इनपुट्स की नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इनपुट्स डिजायरेबल नहीं हुई तो आउटपुट भी डिजायरेबल। आज इसने काली शर्ट पहनी है, साथ में इसके काली दस्तार बांध के आया है, ठीक है जी। अब काली शर्ट के साथ सफेद भी चलती, मैच करती, हरी बांध लेता तो अच्छी लगती नहीं, मैचिंग नहीं करती, ठीक है जी। मैचिंग की बात है ना बेटा। ये इनपुट्स जो प्राइमरी हैं ये 4 तरह की होती है जी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में यही इनपुट्स 4 होती हैं, 4Ms, मैन, मशीन, मटेरियल और मैनेजमेंट। और मैंने आपको पहले ही कहा था, आपके सीए इंस्टीट्यूट ने बना तो दिया बिजनेस इकोनॉमिक्स, परंतु सिर्फ पहला वाला चैप्टर ही बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा और पढ़ाने के लिए दिया। बाकी सारे चैप्टर्स को इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा और पढ़ा रहा। उन्हें तो वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए थे। अगर वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते तो कंज्यूमर बिहेवियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो छोड़ दी गई है वो भी होनी चाहिए थी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। पर क्या कर सकते हैं बेटा, अब आगे लेवल पे तो इकोनॉमिक्स की हटा ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों के तोते उड़ गए मैक्रो पढ़ने में। एफएम के साथ मैक्रो थी 40 नंबर की, बच्चों के तोते उड़ गए मैक्रो समझने में, तो इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ कर ली अब नए वाले कैटेगरी में। और अभी आपका एग्जाम भी 1 महीना लेट कर दिया है, कल नोटिफिकेशन आ गया है, अब दिसंबर में होगा। ये जो लैंड और लेबर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बस लैंड और लेबर हमारे पास नेचर से अवेलेबल है, हमने बनाए नहीं है। दे आर नेचर मेड फैक्टर्स, प्रकृति ने हमें दिए हैं। इन्हें बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हमने डेवलप किया, मींस दे आर द मैन मेड फैक्टर्स। सेकेंडरी इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल वगैरह, वो सब सेकेंडरी इनपुट्स में आ जाते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी इनपुट्स। तो आज हम प्राइमरी इनपुट्स पर बात करने वाले हैं। सुनिएगा, समझिएगा, इनकी विशेष जानकारियां हासिल कीजिएगा। आप में से यदि कोई भविष्य में बिजनेस करना चाह रहा हो या अपना खुद का प्रोफेशन चलाना चाहता हो, सीए प्रोफेशन, उसके लिए ये प्रोड्यूसर बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। सीए बनो ना बनो, अगर बिजनेस करना है तो ये आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका टारगेट है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। कम से कम खर्च करो, ज्यादा से ज्यादा बनाओ और अपना एम पूरा कर लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि प्रोड्यूसर का एक ही एम है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और बनियों में कहा जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी मतलब पैसा, वो पैसा देने को तैयार नहीं होंगे बेटा। चलो ये ध्यान दे जरा। लैंड, लैंड क्या है जी? लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, all natural resources available under and above the earth। जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सभी टर्म लैंड में शामिल कर लिए जाते हैं। नदियां, पहाड़, पानी, वनस्पति, जीव, सब शामिल कर लिया जाएगा इसमें, हर चीज।
लैंड टर्म में शामिल कर ली जाती है। इसलिए कहा जाता है लैंड इज द ओरिजिनल फैक्टर। कैसा फैक्टर है ये ओरिजिनल फैक्टर है जी, नेचर मेड फैक्टर, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमने बनाया ही नहीं। सिर्फ पूरे विश्व में एक ही देश ऐसा है जिसने जमीन बनानी शुरू कर दी है, सिंगापुर। एक अकेला देश ऐसा है सिंगापुर, 1967 के लगभग आजाद हुआ और 1997 तक डेवलप्ड कंट्री बन गया था। हम उससे बहुत पहले आजाद हुए और उससे बहुत आगे आ चुके हैं, हम अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं। सिंगापुर इज अ डेवलप्ड कंट्री। कभी मौका लगे जीवन में जरूर जाइएगा, 5 दिन रुकिएगा, 10 दिन रुकिएगा, आपके कान को हॉर्न की आवाज ही सुनाई नहीं देगी गाड़ी की। वहां कोई हॉर्न बजाता ही नहीं। हॉर्न बजाने का मतलब है किसी को गाली देना। मतलब इतना स्मूथ ट्रैफिक, इतना स्मूथ सिस्टम, कान तरस जाते हैं हॉर्न बजाने के लिए, भैया हॉर्न की आवाज सुनाई दे। और दिल्ली के एयरपोर्ट पे लैंड करते ही आपकी सब इच्छाएं पूरी रहे। यहां तो कई बार हवाई जहाज वाले को भी हॉर्न बजाना पड़ता है भाई। सुना कभी आपने हवाई जहाज का हॉर्न? यहाँ हवाई जहाज को भी हॉर्न बजाना पड़ता है, हट भाई सामने से जगह दे, मुझे मैं आ रहा हूं। तो लैंड एक ओरिजिनल फैक्टर है। सिंगापुर क्या कर रहा है? सिंगापुर अपने पूरे सिंगापुर का वेस्ट, अब दिल्ली वाले क्या करते हैं, अपने वेस्ट के पहाड़ बनाते हैं। भाई दिल्ली वालों को पहाड़ों का बड़ा शौक है, गर्मियों में पहाड़ भाग जाते हैं। तो दिल्ली वालों ने सोचा भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में ही पहाड़ बनाएंगे, तो तीनों कॉर्नर में पहाड़ बना दिए। आप दिल्ली के तीनों कॉर्नर में देखें, आपको गाजीपुर पहाड़, हमारे यहाँ बाईपास पहाड़, चाहे वो कूड़े के हैं कोई बात नहीं, पर पहाड़ तो है, पहाड़ तो है। अब वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट को समुद्र में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और इतने बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजिकली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कि जहां तक मुझे मालूम है अप्रोक्सीमेटली वो इस समय तक शायद 15 से 20 किलोमीटर तक का समुद्र जमीन में तब्दील कर चुके हैं। एक अकेला देश है पूरे वर्ल्ड में जिसका भूगोल बढ़ रहा है, बाकी सभी देशों का भूगोल घट रहा है, क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ने से हम सब का देश की जमीन लगातार घट रही है, सिर्फ उसकी जमीन बढ़ रही है। हाँ जी बेटा, चाइना तो बेटा दूसरे देशों पे कब्जा करता है ना। चाइना बहुत बड़ा देश है, उसको जरूरत ही नहीं होकर कब्जा कर लो, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, थोड़े दिन और ठहरो, चाइना पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेगा, क्योंकि जितना पैसा चाइना दे चुका है पाकिस्तान को, वो अगले 7 जन्म ले लेंगे तब भी चुका नहीं सकते। लैंड कैसा फैक्टर है जी? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति की तरफ से मनुष्य को दिया गया फ्री गिफ्ट है जी, फ्री गिफ्ट। इसके लिए कोई पैसा नहीं है, आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप जहां इसे जा रहे हैं खरीदने के लिए वहां जमीन की कमी है। पहाड़ों में जाइए, कहीं भी अपना घर बनाइए, रहिए, कोई पूछेगा नहीं आपसे। यहाँ हाँ जी बेटा, हाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि वो हिमाचल वगैरह ये सब चीजें जो है वो वहाँ थोड़े सिस्टम अलग है। परंतु यदि आप घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति हैं तो आप कहीं भी जाइए, झोपड़ी बना के रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और जितने का हमारे यहाँ दिल्ली में 25-50 लाख रुपए का एक, मेरे ख्याल से 50 गज का या 100 गज का मकान आता होगा, फ्लैट, सॉरी मकान नहीं फ्लैट, उतने में तो आपको पूरा पहाड़ मिल जाता है, अपना पहाड़, जहां मर्जी लुढ़को, ऊपर से लुढ़को, नीचे नीचे लुढ़को, उधर। जिंदगी बहुत अच्छी है। लैंड कैसा फैक्टर है जी? लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। 2 तरह के फैक्टर होते हैं बेटा, एक्टिव और पैसिव, जैसे कि मम्मी और पापा। इसमें एक एक्टिव एक पैसिव, और आप जानते हो पैसिव कौन होता है? वही है जी। लैंड एक पैसिव फैक्टर है। लैंड डिसाइड नहीं करता इसका यूज कैसे, कब, कहां, किस पर्पस के लिए किया जाएगा। ये तो लेबर इसका इस्तेमाल करती है, एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। लैंड तो बेचारा पैसिव फैक्टर है। आप इस पर खेती करें, आप इस पर घर बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बनाएं, क्या फर्क पड़ता है? लैंड को कुछ नहीं मतलब इस बात से। लैंड कैसा फैक्टर है? पैसिव फैक्टर। पैसिव मतलब बेटा जो रिस्पॉन्स नहीं देता।
कुछ भी कहो आप, बेटे खड़े जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए, चलो चल पड़े, उठो उठ गए, ये पैसिव होता है। लैंड इज पैसिव फैक्टर, लैंड इज इमोबाइल फैक्टर। लैंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज इमोबाइल फैक्टर। इमोबाइल, आपके मोबाइल जेब में है, कहीं भी आओ जाओ साथ ले जाते हो। घर पे एक लैंड लाइन लगा हुआ था, जो लाइन के साथ जो लैंड में से आ रही है जुड़ा रहता था, इसलिए उसका नाम था लैंड लाइन, उसको तो ले जाते थे। फिर एक फोन आया कॉर्डलेस, कॉर्डलेस मतलब जिसमें तार नहीं है, वो घर के अंदर अंदर यहाँ से वहां चल पड़ता था। अब तो आप जहां मर्जी लेकर इस मोबाइल को पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में जा सकते हो, स्पेस में जा सकते हो, इसलिए इसका नाम है मोबाइल फैक्टर। पर लैंड कैसा फैक्टर है जी? इमोबाइल, यहां से वहां लाया ले जाया नहीं जा सकता। आपके पास गांव में बड़ा सा घर है, सोचिए दिल्ली में होता कितना अच्छा होता। तो आप कोई हनुमान जी तो है नहीं कि उसको उठा के ले आएंगे दिल्ली में अपनी मर्जी की जगह पर रख देंगे, क्योंकि ये कैसा फैक्टर है? इमोबाइल। लैंड इज इमोबाइल फैक्टर। लैंड इज फिक्स्ड factor and therefore its supply for the economy as a whole is perfectly inelastic supply। लैंड की सप्लाई इकोनॉमी के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। फिक्स फैक्टर है। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब हुआ डिमांड के बढ़ने घटने से इसकी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस कमरे की सप्लाई कैसी है जी? परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी आप लगभग 40-45 बच्चे बैठे हैं, बहुत ज्यादा करके हम 50 एडजस्ट कर लेंगे। 100 एडजस्ट करने हो तो एक के ऊपर एक लगाने पड़ेंगे, जैसे भारत में लगे हुए हैं। 200 एडजस्ट करने हो तो बड़ा तो आएंगे ही नहीं। अब ये तो है नहीं कि इसमें 200 लोग ठूस दो तो ये फैल के लंबी हो जाएगी। सप्लाई कैसी है? फिक्स, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। लैंड की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। आप कह सकते हैं ES equals to 0. ES equals to land is heterogeneous factor। heterogeneous factor, यह हेट्रोजेनिटी का मतलब दो तरह का होता है बेटा। एक फर्टिलिटी अलग अलग है और एक यूसेज अलग अलग है। अलग अलग पीसेस ऑफ लैंड की उपजाऊ शक्ति अलग अलग होती है। नारियल तमिलनाडु में पैदा होता है, पंजाब में पैदा नहीं होता। गेहूं पंजाब में पैदा होती है, तमिलनाडु में पैदा नहीं होती। ज्योग्राफिकल चेंज, उपजाऊ शक्ति अलग। अब पंजाब में इतनी भूमि है हमारे पास कि हम पूरे देश को गेहूं खिला सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं है। जब डिवीजन हुआ तो हमारे पास ले देकर खेती की भूमि यही तो बची, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। फिर पंजाब का एक हिस्सा बटा 65 में, हरियाणा बन गया। फिर एक हिस्सा बटा हिमाचल बन गया। फिर हिमाचल टूटा, उत्तराखंड बन गया। ये सारा पंजाब था पहले। आधा, अभी तो आधा है हमारे पास, आधा तो उनके पास है पाकिस्तान में। बॉर्डर के यहाँ पाकिस्तान उधर है। ऊंचा पंजाब वहां, नीचा पंजाब यहाँ हमारे पास है। तो आधा पंजाब वहां, आधा पंजाब यहाँ। तभी तो पानी बांटना पड़ता है हमारे को। अब पंजाब में पानी है, वेस्टर्न यूपी में पानी है, तो यहाँ पे खेती गेहूं हो सकता है। बाकी कहीं पर पानी ही नहीं है बेटा, मध्य प्रदेश में पानी ही नहीं है तो गेहूं पैदा ही नहीं होती। फिर भी जिस हिस्से में पानी है वहां गेहूं पैदा होती है। अलग अलग यूसेज, फर्टिलिटी लैंड की अलग अलग होती है और लैंड के उपयोग भी अलग अलग होते हैं। एक जमीन पर कोई घर बनाता है तो कोई उस जमीन पर स्कूल बना देता है, कोई उस पर मंदिर बना लेता है। एक ही जमीन के उपयोग भी अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट इन यूसेज एंड डिफरेंट इन फर्टिलिटी, इसको बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। तो लैंड कैसा फैक्टर है? हेट्रोजीनियस फैक्टर है जी। इसके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। यह है जी आपकी टर्म लैंड। दूसरा फैक्टर ये हमारे पास कौन सा जी? लेबर। लेबर, लेबर क्या है जी? ऑल दोज। अच्छा, एक फैक्टर मैं और लैंड में जोड़ देता हूं, लेबर के अपोजिट है, बाद में कहूंगा, अभी जोड़ देता हूं। क्या जमीन कभी नष्ट होती है? तो जी नहीं। लैंड इज नॉन पेरिशेबल फैक्टर।
लैंड कैसा फैक्टर है? नॉन पेरिशेबल। जमीन कभी नष्ट नहीं होती बेटा, जमीन कभी नष्ट नहीं होती। जमीन में दफन होने वाले नष्ट हो जाते हैं। भूकंप भी आएगा, पूरा पृथ्वी उथल पुथल हो जाएगी, सारी जनजातियां, जीव जंतु, वनस्पतियां सब नष्ट हो जाएंगी, फिर भी एक ही चीज बचेगी, जमीन। जमीन कभी नष्ट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आप अपने घर में एक पौधे में मिट्टी डाल के रख दीजिए, 20 साल तक उसको पानी भी मत दीजिए, सूखी हो जाएगी मिट्टी, परंतु जब उसमें आप पानी डालकर बीज डालेंगे, उसमें जीवन फिर दोबारा उत्पन्न हो जाएगा। तो जमीन कभी नष्ट नहीं होती। किसको बेटा? उसको कोई और यूज कर लो बेटा, मकान बना लो, घर बना लो। all those physical and mental efforts done in expectation of रिवॉर्ड, सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कार्य जो आपने किसी रिवॉर्ड के लालच के लिए किए हों, वो टर्म लेबर में शामिल होते हैं। रिवॉर्ड के लिए, बिना रिवॉर्ड के किया गया शारीरिक और मानसिक कार्य लेबर नहीं कहलाएगा। जैसे कि आपकी मम्मी द्वारा आपके लिए खाना पकाया जाना, पिता द्वारा अपने बेटे को पढ़ा दिया जाना, बेटे द्वारा पिता की गाड़ी को साफ कर देना, ये सभी लेबर जॉब्स में काम नहीं करेंगे। रिवॉर्ड, लालच होना जरूरी है, तभी वो लेबर कहलाते हैं। तो सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कार्य जो किसी लालच की इच्छा से किए जाएं, वो लेबर में शामिल होते हैं। हाँ जी, सॉफ्टवेयर बेटा मेंटल नहीं है, सॉफ्टवेयर यूज करने वाला व्यक्ति मेंटल एफर्ट कर रहा है। वो तो मशीन है बेटा, कैपिटल कहलाएगी। अभी तो हम लेबर की बात कर रहे हैं। आप सीए हो, आप सीए हो, आपके पास एक पर्सनल एबिलिटी है अपनी, तो ये आपकी पर्सनल लेबर है, जिसे आप यूज करो। लेबर में क्या क्या विशेषताएं हैं जी? तो लैंड के अपोजिट कर दीजिए। लैंड पैसिव फैक्टर था, लेबर जैसे घर में मम्मी, सारे हुक्म मम्मी देती है ना बेटा, मम्मी जो चाहती है घर में वही होता है। किसी घर में ऐसा नहीं है कि पिता चाहते हो वो हो जाए, ऐसा बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। एक बार मैं पढ़ाकर घर पहुंचा, मेरी पत्नी बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी और उन्होंने इतनी खुशी खुशी में मुझसे पूछा, आज आप जो कहोगे मैं वही आपको बनाकर खिलाऊंगी। मेरा भी मन खुशी से झूम उठा, वाह मजा आ गया। तो मैंने कहा ऐसा करो, फिर एक काम करो, फटाफट राजमा चावल बना दो। राजमा चावल? इस समय राजमा कैसे बनेंगे? राजमा बनाने से पहले 4 घंटे भिगोने पड़ते हैं, इतनी जल्दी राजमा नहीं बन सकते। मैंने कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं, आपको जो मन हो आप वो बना के खिला दो। नहीं नहीं नहीं, आज आप जो कहोगे ना वही बनाओ। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, चलो फिर एक काम करो, मूली के पराठे बना दो। मूली के पराठे इस समय नहीं खाने। मैंने कहा फिर आपकी जो मर्जी हो आप वो बना लो। नहीं नहीं, आप जो कहोगे वही बनाओ। ऐसा 5 मिनट तक यही चलता रहा। अल्टीमेटली मुझे खाने को वही मिला जो बना रखा था, जो बना रखा। मैकरोनी। हाँ हाँ, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। पर बेटा देखो, ये चीजें पसंद कब होती है? जब आप उसे खाना चाहो। खाना ना चाहो और मैकरोनी मिल जाए तो फिर क्या पसंद? तो बेटा एक्टिव फैक्टर कौन है जी? स्त्री तत्व है, तो इसलिए ये एक्टिव फैक्टर है। देन आप कहते हैं जी लेबर कैसा फैक्टर है? लेबर इज पेरिशेबल फैक्टर। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने उत्तर सुन लिया और बात खत्म। और सुनना चाहते हैं तो मुझे और बोलना पड़ेगा। लेबर इज पेरिशेबल फैक्टर। जैसे ही प्रोड्यूस हुई वैसे ही कंज्यूम भी हो चली जाती है। देन
क्या लेबर को यहां से वहां लाया ले जा सकता है? तो यस, लेबर इज मोबाइल फैक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब मैं मोहाली रहता हूं, पढ़ाने के लिए दिल्ली आ जाता हूं, फिर बैच खत्म होगा वापस अपने घर चले जाऊंगा। तो लेबर कैसा फैक्टर है? मोबाइल फैक्टर, यहां से वहां आ जा सकता है। क्या लेबर को लेबरर से अलग किया जा सकता है? तो कहते हैं लेबर कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। लेबर को लेबरर से अलग नहीं देखा जा सकता। अब मुझे मेरे काम से पहचाना जाता है, इको वाले सर, है ना, इको वाले सर, या पीटी वाले सर, मैथ्स वाले सर, या ये कबाड़ी वाला भैया, रिक्शे वाला भैया, ये मोची वाला भैया, पान वाला भैया, गोलगप्पे वाला भैया, आप उसको उसके नाम से पहचानते हो। लेबर को लेबरर से अलग देखा ही नहीं जा सकता। यू कांट, इसे सेपरेट नहीं कर सकते। आप जब इसे सेपरेट ही नहीं कर सकते तो आप इसकी प्रोडक्टिविटी को भी एज्यूम नहीं कर सकते। मींस आप लेबर की कॉस्ट को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लेबर कांट बी असर्टेन्ड। लेबर की कॉस्ट को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। एक जैसा काम करने वाले लोगों की आय अलग अलग हो सकती है। डॉक्टर्स हैं, रिक्शे वाले हैं, अलग अलग फीस चार्ज कर सकते हैं। जितना एक्सपीरियंस, जितनी नॉलेज, उतनी फीस भी अलग। लेबर की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन इंक्रीज। कैसे? बाय डेवलपिंग स्किल्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन। आपको सक्षम बनाया जा सकता है, प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं देयरफॉर लेबर इज प्रोडक्टिव फैक्टर। कैसा फैक्टर है जी? प्रोडक्टिव फैक्टर। आप देखते हैं एक व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है, कोई रिसर्च करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई सीए करता है, सीएस करता है, सीएमए करता है। एजुकेशन से, ट्रेनिंग से अपने स्किल्स को बढ़ाता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, क्षमताओं को बढ़ाता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के नाम पे जीरो, अंगूठा छाप, परंतु वो अपने पिता से उनका काम सीख लेता है और उसी काम को आगे बढ़ा लेता है। उसके पास क्या है? स्किल है। उस काम के लिए और ट्रेनिंग लेता है, अपने स्किल्स को और डेवलप कर लेता है। वो भी पार्ट ऑफ लेबर है, प्रोडक्टिव फैक्टर। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है उसके स्किल्स, ट्रेनिंग और एजुकेशन को इंक्रीज करके। इसलिए प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लेबरर्स इज डिफरेंट। अलग अलग लोगों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। सबकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं एक जैसी नहीं है। मैं तो आप सभी को एक समान पढ़ा रहा हूं, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं पढ़ा रहा। फिर भी कोई इस बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएगा, कोई इस बात को ज्यादा बेहतर नहीं भी समझ पाएगा, क्योंकि मानसिक क्षमताएं, सोचने समझने की सबकी अलग अलग। किसी को अभी बात समझ में कम आएगी, दोबारा रीस्टडी करेगा और बात को पूरा समझ लेगा। किसी को अभी एक बार में पूरी बात समझ में आ जाएगी। कोई बहुत ही पतला दुबला है, कोई बहुत ही मोटा मोटा भी है। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं सबकी अलग अलग है। और तू पंजाबी है ना, कटाती तो पंजाबियां नहीं, देख ले। मेरी कुड़ी भी एहो जी है, कुछ खांदी भी।
प्रोडक्टिविटी मे बी डिफरेंट, सबकी अलग अलग होती है, शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अलग अलग। क्या लेबर लगातार घंटों काम कर सकती है? जी नहीं। मैन, लेबर इज अ मैन नॉट अ मशीन। आप मनुष्य हैं, कोई मशीन नहीं है। इस पंखे को चलता हुआ छोड़ दीजिए, 3 दिन तक चलता रहेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, एक लिमिट होती है, हर एक मशीन का एक टाइम लिमिट होता है, उतने घंटे लगातार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परंतु क्या मनुष्य इतने घंटे लगातार काम कर सकता है? जी नहीं कर सकता। उसे कुछ समय के बाद आराम की आवश्यकता है, उसे कुछ समय के बाद रेस्ट चाहिए, क्योंकि लेबर इज ए मैन नॉट अ मशीन। आप मनुष्य हैं, आप मशीन नहीं हैं। लेबर की सप्लाई, लेबर की सप्लाई, अब खास बात, यहां सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लेबर आवर्स, नॉट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। बाकी तीनों फैक्टर्स में सप्लाई का मतलब होगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फैक्टर। परंतु लेबर के केस में सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स। भाई हमारे पास 24 आवर्स हैं, जिन्हें हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, काम करने के घंटे, आराम करने के घंटे। तो सप्लाई ऑफ लेबर initially increases with increase in wage rate, but after a given point it falls. शुरू में वेज रेट बढ़ने पर आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते हैं, काम करने के घंटे, वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं, because you want to increase your standard of living. परंतु आप तो मनुष्य हैं, कोई मशीन थोड़ना है। आप ज्यादा से ज्यादा दिन में कितने घंटे काम कर लेंगे? अगर बैलेंस्ड माइंडेड है तो 8 घंटे, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो 12 घंटे। अगर आप सोचे 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम ही करते रहेंगे तो बड़ा फिर आप काम के लायक ही नहीं बचेंगे, बिकॉज यू आर ए मैन नॉट अ मशीन। जब आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी आपकी इनकम पर आवर बढ़ती रहेगी, तो बेटा आप पैसे ही कमाते रहना है या एंजॉय भी करना है? क्योंकि पता लगा आप तो निकल लिए, पीछे से भाभी जी एंजॉय कर रही हैं। मैंने बताया था ना आपको, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी भाभी जी ऐश करेंगे, ऐश उन्होंने करनी है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा कि कंजूस का मतलब क्या होता है, कंजूस का मतलब क्या होता है? तो अलग अलग जवाब आया। कोई बोला बनिया। एक भ्रांति है, हाँ एक भ्रांति है हमारे अंदर कि बनिए कंजूस होते हैं। कुछ लोग कहते नहीं तो महाकंजूस होते हैं। मैंने अपनी बात नहीं करी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बनिए कंजूस होते हैं, कुछ कहते हैं महाकंजूस होते हैं। चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी भी चूस के फेंकते हैं, चाय तो पीते ही पीते हैं, मक्खी भी चूस के फेंकते हैं। बनियों में तो यहां तक कहा गया कि एक बार एक बनिए जी सफर कर रहे थे ट्रेन से, तो वहां पे आपस में किसी ने कहा सुनी होगी, सामने वाला बंदा पंजाबी था, पंजाबी बंदे ने उसको भर भर के गालियां दी। पंजाबी बंदे के पास मारने से पहले एक ही काम है भाई, गाली गलौज। तो 2-4 तो गालियां हमारी कॉमन भाषा में हमेशा रहती है। और तो और मतलब मेल तो मेल, फीमेल भी हमारी कम नहीं होती, खासतौर पे हमारे पिंडों की। तो पंजाबी जब भर भर के गालियां दी, बंदा मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बोला। है बेटा, यूपी मेरा ससुराल यूपी है भाई, वहां भी देते हैं, वहां की गालियां अलग है, यहाँ की गालियां अलग है। भाई साहब आसपास के लोग जो बैठे हुए थे बड़े अचरज से देख रहे थे। आखिरकार जब ये माहौल शांत हो गया तो उन्होंने पूछा उन अंकल से, अंकल ये आपको इतनी गालियां दे रहे थे, आपने कुछ भी नहीं कहा। तो पता जवाब कितना बढ़िया था, इतना बढ़िया लगा जवाब, मजा ही आ गया। वो बोले बेटा कुछ दे ही रहा था, ले थोड़ा रहा था। दिस इज व्हाट एक्चुअली द बनिया इज, भाई दे ही रहा है, ले थोड़ा ना रहा है।
तो किसी ने कहा बनिए गरीब, बनिए जो है कंजूस होते हैं। अब ऐसे ही जब प्रश्नों का ये दौर चला, अभी कंजूस क्या है, तो मुझ तक भी आई बात। तो मैंने भी अपना एक जवाब दिया। मैंने कहा जी कंजूस वो होता है जो सारी जिंदगी गरीबी में जीता है अमीरी में मरने के लिए, वो कंजूस होता है। पैसा पैसा जोड़ता रहता है और जब मरता है तो इतना पैसा अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के मरता है कि वो तरह निकम्मे नालायक निकलते हैं। तो फायदा क्या ऐसा पैसा कमाने का? बेटा हमारे ना सनातन में एक बड़ी अच्छी कहावत है, पूत कपूत तो काहे संचय, पूत सपूत तो काहे संचय। अगर बेटा आपके बच्चे नालायक हैं तो भी जमा करने का क्या फायदा, और बच्चे लायक हैं तो भी जमा करने का क्या फायदा भाई, अपने आप कमा लेंगे। और बेटा पंजाबी लोग तो वैसे भी नहीं देते अपने बच्चों के लिए, अपने आप करी चल नस जा। सो जी एक लेवल तक आपके वेज रेट बढ़ने पर वर्किंग आवर्स, एक लेवल तक आपके वेज रेट बढ़ने पर वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं जी। मैं इसलिए मानता हूं बनिए कंजूस नहीं होते, मैनेजरियल होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। जहां 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता होती है वो कोशिश करते हैं 2-4 पैसे बच जाए। और ये बात मुझे किसी बनिया ने ही सिखाई थी। एक बार मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा आउटलेट है, वो भी बनिए चलाते हैं, बच्चे मैंने ही पढ़ाए हैं सारे, तो इसलिए सामान लेने में वहीं जाता हूँ आमतौर पे। गिफ्ट सेंटर है। 2 फायदे होते हैं, एक तो होलसेल है, दूसरा मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों फायदे मिलते हैं। एक दिन मैं वहाँ सामान लेने कुछ गया हुआ था और वो जो पिताजी थे अंकल जी, वो किसी के साथ फोन पर बहस कर रहे थे और मात्र 2 पैसे कम करने के लिए जिदबाजी कर रहे थे, 2 पैसे। और मुझे वहाँ खड़े खड़े इस बात को सुनते सुनते 15 मिनट से ज्यादा हो गए। पंजाबी व्यक्ति इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता किसी का, वो इतनी देर में तो अंदर से उबल चुका होता है। मैं भी उबल गया। जैसे उन्होंने फोन रखा मैं भी शुरू हो गया। मैं कहा अंकल जी क्या आप मतलब पूरे बनी हो, पक्के कंजूस हो, 2 पैसे के लिए 15 मिनट लगा दिया आपने मच मच करते हुए। ऐसा उन्होंने मुझे जवाब दिया और मेरा बनियों के लिए प्रिस्क्रिप्शन बदल गया। उन्होंने जवाब दिया बेटा 1 लाख यूनिट की डील चल रही थी, 2 पैसे के हिसाब से आप देखो कितने पैसे बचते हैं, पहली बात। और दूसरी बात चलो ये तो उनका बिजनेस का आउटलुक था। जो बात उन्होंने सिखाई वो इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि बनिए बनिए बिगड़िए मत, बनिए बनिए बिगड़िए मत। हम पंजाबी लोग तो बिगड़े हुए होते हैं, जेब में 10 रुपए होंगे ना 100 रुपए खर्च करके आएंगे, और बनिए के जेब में 10 रुपए होंगे ना बेटा, होंगे पीस ही कौन, पीस ही कौन खर्च नहीं करेगा, कहेगा है ही नहीं पैसे ही नहीं भाई, वो संभाल के रखेगा उस 10 रुपए को जब तक कोशिश है तब तक। तो बनिए बनिए बिगड़िए मत। वेज रेट बढ़ने पर वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं जी, ऑब्वियस है। आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, परंतु कब तक? आप एक बैलेंस माइंडेड पर्सन है तो ज्यादा से ज्यादा दिन में 12 घंटे काम करें। 12 घंटे काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम कमा रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपकी वेज रेट्स और बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे? आप वर्किंग आवर्स को कम कर देंगे। शुरू में आपने वर्किंग आवर्स बढ़ाए थे तो आपके लेजर आवर्स, आराम करने के घंटे कम हो गए थे। अब आपके वर्किंग आवर्स कम हो गए तो आराम करने के घंटे बढ़ गए। शुरू में आपने लेजर आवर्स को वर्किंग आवर्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया तो आप पर लगा जी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अब आप अपनी इनकम एंजॉय कर रहे हो काम करने के घंटे कम करके, तो अब आप पर लग गया इनकम इफेक्ट। और इसी वजह से, इसी मैकेनिज्म की वजह से therefore the supply curve of labor is backward bending। लेबर का सप्लाई कर्व पीछे की ओर झुका हुआ होगा, लेबर का सप्लाई कर्व पीछे की ओर झुका हुआ होगा। लेबर वेज रेट, शुरू में वेजेस बढ़ी, आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़े,
इसके बाद वेज रेट और बढ़ी और नंबर ऑफ आवर्स आपके कम हो गए। यहां पर काम किया आपके ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और यहां काम किया आपके ऊपर इनकम इफेक्ट और लेबर का सप्लाई कर्व पीछे की ओर मुड़ा हुआ बना। इसे बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। सिर्फ लेबर का सप्लाई कर्व ही बैकवर्ड बेंडिंग होता है, बाकी फैक्टर्स का अपवर्ड होगा, क्योंकि लेबर की सप्लाई का मतलब हमारे यहां नंबर ऑफ लेबर आवर्स होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर नहीं। कहीं से हो सकता है, डिपेंड करता है किसी के लिए भी, कोई 8 घंटे कमा के संतुष्ट है, कोई 10 घंटे कमा के संतुष्ट है। मैं तो 4 घंटे कमा के संतुष्ट हूं। मैं तो सिर्फ एक दिन में 4 घंटे काम करता हूँ, एक दिन में 2 घंटे काम करता हूँ, छुट्टी, उसके बाद अपने घर, हो गया काम पूरा। आदत कोई है नहीं, किसी प्रकार की कोई बुरी आदत नहीं है, ना पान, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना दारू, ना मीट, ना मांस, ना अंडा, ना कॉफी, ना टॉफी, ना चाय, ना कैंपा। कोई आदत नहीं। 10 रुपए जेब में रख दो, 10 रुपए बढ़ जाएंगे, खर्चने के लिए कोई जगह ही नहीं हमारे पास। अपने को कोई खर्चा ही नहीं बेटा, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, इसलिए ज्यादा इच्छा ही नहीं। हाँ जी बेटा, वहां कैसे लगा बेटा? अब आप इनकम एंजॉय कर रहे हो, इसलिए आपने अपने नंबर ऑफ आवर्स घटाए। ओए, तुम लोग बात बंद करके छोड़ देते मिनट में। नंबर ऑफ आवर्स घटाए हैं आपने क्योंकि आप इनकम एंजॉय करना चाहते हो, इसलिए नहीं कि आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ रहे हैं। पहले किया ना आपने, क्योंकि आपको अपनी इनकम बढ़ाकर, इनकम को बढ़ाकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना था, इसलिए आपने सब्स्टिट्यूट किया लेजर आवर्स को वर्किंग आवर्स के साथ। अब आप ऑलरेडी अच्छी इनकम कमा रहे हो, तो आप इनकम एंजॉय करने लग गए, तो वर्किंग आवर्स कम कर दिए, लेजर आवर्स बढ़ा दिए। ओके बेटे, तो बेटा ऑब्वियस है, दिन में 12 घंटे काम कर रहा है। अब 12 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे के 1000 रुपए मिल रहे हैं, अच्छे कमा रहा है। अब 1 घंटे के 2000 मिलने लग जाएंगे, तो क्या सोचेगा कि 10 घंटे ही काम कर लेता हूँ, बाकी 2 घंटे फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ, वरना बेटा फैमिली किसी और के साथ टाइम बिताएगी। सोच ले, तो अब तेरी मर्जी है। यस, थर्ड फैक्टर कैपिटल। कैपिटल की बात करते हैं जी जरा। कैपिटल क्या कहता है जी? कैपिटल मीन्स all those man-made factors used for further production, वो सभी मैन मेड फैक्टर्स जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, उसे आप कैपिटल कहते हैं। All those man-made capital which are used for further production, machines, tools, buildings, equipments इत्यादि। Machines, tools, buildings, equipments इत्यादि। कैपिटल की क्या विशेषताएं हैं जी? कैपिटल में क्या खास बातें हैं? बिल्डिंग्स। कैपिटल कैसा कंसेप्ट है? तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल और वेल्थ दोनों स्टॉक कंसेप्ट होते हैं, जबकि इनकम फ्लो कंसेप्ट होती है। कैपिटल इज द स्टॉक कंसेप्ट, कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कैपिटल वेल्थ है? तो जी नहीं, कैपिटल एंड वेल्थ आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कैपिटल वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप दोबारा बना सकते हैं, रिप्रोड्यूसिबल फैक्टर्स। वेल्थ इज द ब्रॉडर टर्म, वेल्थ बड़ी टर्म है,
इसमें दोनों आते हैं, रिप्रोड्यूसिबल प्लस इरिप्रोड्यूसिबल भी शामिल होते हैं। जो मैन मेड है वो भी, जो नेचर मेड है वो भी। मशीन, बिल्डिंग्स, टूल्स तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा रिवर, माउंटेन्स, वनस्पतियां, फूल पत्ते इत्यादि सब कुछ आ जाएगा, वो वेल्थ में आता है। इसलिए कहा जाता है इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वेल्थ बट इंडियंस आर पुअर। भारत वेल्थ के मामले में अमीर देश है परंतु भारतीय गरीब हैं, क्योंकि हम उस वेल्थ का स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। वेल्थ के मामले में हमारा देश कितना अच्छा है, आप देखो, हिमालय जैसा पहाड़, इतनी नदियां, इतनी वनस्पतियां, आम खाते हैं आप? आम की कितनी किस्में पैदा होती हैं पूरे संसार में? 25। आसपास भी नहीं है। एक्सपेक्ट करो आम की कितनी किस्में पैदा होती होंगी पूरे विश्व में? पूरे विश्व में आम की 1573 किस्में पैदा होती हैं। और अचरज की बात यह है, इन 1573 में से 1470 किस्में भारत में पैदा होती हैं। और आपको 14 आमों के नाम नहीं पता होंगे। ऐसा इतने आम पैदा होते हैं। एक होता है इतना सा बेर, चांद बेर आम, इतना सा बेर जितना आम। एक आम होता है जी मक्खी आम, उसको खाने के बाद उसकी गुठली को तोड़ेंगे तो उसमें से जिंदा मक्खी वो निकलेगी, मक्खी, वो मक्खी आम। एक होता है जी उसके अंदर है। और एक आम होता है जी हमारे यहाँ पपीता आम, 4-4, 5-5 किलो का आम, एक आम। तो आमों की इतनी किस्में हैं, आप देख सकते हो। बस भाई बहुत आम खा लिया आपस में। तो भारत नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में रिचेस्ट कंट्री है। यही तो बात बेटा, यही तो बात है। बिल्कुल 17 किस्म की देखे मैंने, सिर्फ मक्खी वाला भी देखा, पपीता तो खाया भी है। एक मिलते हैं, आप कभी हिमाचल साइड जाएंगे ना, हिमाचल साइड आपको मिलेंगे इतने इतने गुठली आम, छोटे छोटे, बिल्कुल मतलब आपकी उंगली से भी छोटे आम। बेर आम तो खैर बहुत ही मिल जाते हैं आसानी से, इतने इतने आम। पपीता आम तो मैंने इस साल भी खाया है। तो आम बहुत है। तो यस, याद रखेंगे कैपिटल और वेल्थ। बहुत वेल्थ और कैपिटल समान नहीं होते। वेल्थ बड़ी टर्म है और कैपिटल छोटी टर्म है, और हम यहां कैपिटल की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। कैपिटल और मनी भी एक समान नहीं होते। कैपिटल तो असेट्स हैं विच जनरेट्स मनी, एंड मनी इज द अर्न्ड फैक्टर। ये आप कमाते हैं बाय यूजिंग द कैपिटल और अदर फैक्टर्स। तो मनी आपको हेल्प करती है टू बाय एनीथिंग एल्स, बट कैपिटल हेल्प्स टू जनरेट मनी। कैपिटल मनी को जनरेट करती है। इसलिए याद रखेंगे, हम यहां एज ए फैक्टर कैपिटल की बात कर रहे हैं, ना तो मनी की बात कर रहे हैं, ना ही वेल्थ की बात कर रहे हैं। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखा है डेफिनेशन में? ऑल दोज फैक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और ये वो फैक्टर हैं जो बनाए किसने? मनुष्य ने। तो प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। प्रोडक्शन करने के लिए जो साधन काम में आए उसे कैपिटल कहा गया। आपको बढ़ाने के लिए ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मशीनरी, ये क्या है? कैपिटल। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बनाया किसने इसको? मनुष्य ने, ताकि वो लैंड और लेबर को बेहतरीन उपयोग कर पाए। तो मैन मेड मीन्स, ये मैन मेड फैक्टर्स है जी, मनुष्य ने बनाए हैं। कैपिटल कैसा फैक्टर है जी?
कैपिटल इज मोबाइल फैक्टर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मशीनरी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूजुअली ले जा सकते हो, सम एक्सेप्शंस आर देयर। कैपिटल कैसा फैक्टर है? लेबर कितना? कैपिटल भी पेरिशेबल फैक्टर है, इसकी भी उम्र लगातार इस्तेमाल करने से घटती रहती है, चाहे वो नॉर्मल वियर एंड टियर से ही क्यों ना हो। आप एक कार खरीद के लाए, शोरूम से बाहर निकलते ही आप उसे चलाएं ना चलाएं, वहीं खड़ी खड़ी कहें भैया वापस खरीद लो, तो वो उतने की नहीं बिकेगी जितने की आपने खरीदी। पेरिशेबल फैक्टर है। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे माइंड में। 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल, 100%। कैपिटल कितनी तरह की होती हैं? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल। एक एक का नाम लिखता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? ड्यूरेबल असेट्स को। ड्यूरेबल असेट्स फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। जैसे कि मेरा ये लैपटॉप फिक्स्ड कैपिटल है, ड्यूरेबल एसेट्स। देन सर्कुलेटिंग कैपिटल, सिंगल यूज इनपुट्स, वो सर्कुलेटिंग कैपिटल कहलाती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, कोल इत्यादि, जिनका एक ही उपयोग होता है, एक बार उपयोग करने पर नष्ट हो गई, वो सर्कुलेटिंग कैपिटल कहलाती है। रियल कैपिटल, कुछ लोगों का मानना है रियल और फिक्स का मतलब एक ही है। रियल, फिक्स, फिजिकल एक ही ट्रैक पर है, परंतु थोड़ा सा अंतर है। जिन्हें बार बार उपयोग कर सकें वो फिक्स हैं, परंतु जो लार्ज साइज्ड असेट्स होते हैं, लार्ज साइज प्लांट्स, कभी आप हाईवे पे जाते हैं तो आपको चावल मिल दिखाई देती है, बड़ी सी चावल मिल दूर से दिखती है। वो जो प्लांट है, बड़ा सा प्लांट, वो क्या है? रियल कैपिटल। उसके अंदर जो मशीनरियां इस्तेमाल हो रही हैं वो फिक्स कैपिटल, और उसके अंदर जो सिंगल यूज इनपुट्स इस्तेमाल हो रही हैं वो सर्कुलेटिंग। तो ये एक लेडर है। फिक्स्ड और रियल एक मान ली जाती हैं, परंतु एक होती नहीं। ये सभी हमारे फिक्स्ड कैपिटल का हिस्सा है, बट दिस बिल्डिंग रियल कैपिटल। देन ह्यूमन कैपिटल। मैं जानता सीए लेवल पे कितनी है, परंतु जितनी है मैं सारी लिखवा रहा हूं आपको, सारी। मेन साइज का ही। ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटी। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो आपको ह्यूमन कैपिटल बनाता है। आपने पढ़ा है अपनी 11th क्लास के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर। अनपढ़ लोग ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा नहीं होते, पढ़े लिखे लोग ह्यूमन कैपिटल होते हैं। जिनके पास एजुकेशन है, स्किल है, ट्रेनिंग है, उससे आपको ह्यूमन कैपिटल बनाया जाता है। अब आप जब सीए बन जाएंगे तो यू बिकम द ह्यूमन कैपिटल, आप ह्यूमन कैपिटल हो जाएंगे। देन टेंजिबल कैपिटल, नाम से पता लगता है जी टेंजिबल कैपिटल, जिसे आप देख सकते हो, सीन, टच्ड एंड perceived by senses। छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। टेंजिबल कैपिटल।
perceived by senses, महसूस किया जाना। बेटा जिस नाम से पढ़ेंगे, those which are used for further production again and again, fixed capital, which can be seen and touched, tangible capital। नाम जैसा जैसा भाषा वैसा जवाब। फिक्स नहीं है, टेंजिबल। फिक्स बोलो ही मत ना, तरीका ही बदल गया बोलने का। स्मॉल साइज मशीनरीज जो होती हैं, जो बार बार इस्तेमाल करते हो आप, वो फिक्स कहलाती हैं। जो लार्ज साइज प्लांट्स होते हैं वो रियल कहलाते हैं, वो कैटेगरी है उसकी। चाहे उसका इस्तेमाल भी आप बार बार कर रहे हो, परंतु ये मशीनरियां तो फिर भी 5 साल 2 साल 4 साल के बाद बेकार हो जाएंगी, आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी। बड़ी वाली बिल्डिंग तो 40 से 50 साल चलने वाली है, तो इसके टाइम ड्यूरेशन का फर्क है उसके। और तो दिख रहा है, अब दिख तो सब कुछ रहा है बेटा, चाहे वो सर्कुलेटिंग हो, फिक्स हो, रियल हो, वो सारी क्या है, टेंजिबल। जिस भाषा में पूछेगा हमने उस भाषा में जवाब देना उसको। ओए तेरा स्किल कहां दिखाई दे रहा है हमारे को, हमें तो तू दिखाई दे रहा है। देन इंटेंजिबल कैपिटल, जैसे कि राइट्स, आपके अधिकार, बेनिफिट्स, जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, कांट perceived by senses। आपको समान नागरिकता का अधिकार मिला हुआ है हमारे देश में, बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारे देश में, परंतु आप उसे ना तो महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। ये इंटेंजिबल कैपिटल है जो काम आती है बिजनेस में। अब आपके पास बिजनेस के क्या राइट्स हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले पता होना चाहिए ना, इस बिजनेस के क्या अधिकार हैं, किन किन एरियाज में बिजनेस काम कर सकता है। देन इंडिविजुअल कैपिटल, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी इंडिविजुअल कैपिटल है, जिसे आप अपनी मर्जी से अपने ही तरीके से इस्तेमाल जब चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं, वो आपकी इंडिविजुअल कैपिटल कहलाती है। देन सोशल कैपिटल, हाँ बेटा, तब भी आपकी कैपिटल है। प्रोडक्शन का होना अलग बात है, कर रहे नहीं कर रहे वो आपकी मर्जी है, कैपिटल तो है ही ना वो। क्यों पढ़ेंगे बेटा, कैपिटल है, इस्तेमाल करोगे तो काम आएगी, तो नहीं आएगी, है ना। सोशल कैपिटल बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज ए होल, बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज अ होल। ये सोशल कैपिटल है। ब्रिजेस, पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल्स, ये सभी सोशल कैपिटल का हिस्सा होते हैं, सामाजिक, जिस पर सबका अधिकार है। देन फ्लोटिंग कैपिटल, very small size tools, very small size टूल्स, जैसे वो पेचकस वगैरह हो गया, यहां भी इस्तेमाल कर लिया, अब किसी और डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना है तो यहां से वहां पहुंचा दिया, फ्लोटिंग कैपिटल। और एक सबसे आखिरी संक कैपिटल, संक कैपिटल जिस एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके उसे संक कैपिटल कह सकते हैं। यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली, यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली,
जो एक ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, कहीं और उसको यूज ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगी? संक कैपिटल। जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्टर यूज फॉर टीचिंग टू स्टूडेंट्स ओनली, हम इसे यहां से उतार कर अपने घर नहीं ले जाते शाम को कि वहां बैठकर इस पे मूवी देख लिया करें। मूवी देख सकते हैं, मैं यहां मूवी लगाऊं, आपको सामने दिखाई देगी, लगाओ। ये क्या है? संक कैपिटल। रेलवे ब्रिज, एरो ब्रिज। अब रेलवे ब्रिज सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए सुविधा देता है, बस। एरो ब्रिज एयरपोर्ट पर जब आप प्लेन में एंटर या एग्जिट करते हैं तब काम आता है, बस। उसे बोलते हैं जी संक कैपिटल। ये कैपिटल के अलग अलग टाइप्स हैं जी। कोई भी पॉइंट दोबारा पूछना हो पूछ सकते हैं कैपिटल के किसी भी टाइप पे से। कौन सी? हाँ। नहीं नहीं, अब बेटा फैन है यहाँ लगा हुआ है, मैं इसको यहां से उतार के क्लासरूम से उतार के अपने घर में लगा लूं, घर से निकाल कर दुकान में लगा लूं, तो संक कहाँ है? तो बेटा वो तो इसका काम है हवा देना। मैं इसको यूज तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहा हूँ ना, खाली स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाने के लिए। काम तो उसका जो मर्जी हो। कहते हैं कैपिटल डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ जी, नहीं आएगा बेटा। जो असेट एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाए, उसे यहां से वहां किसी और पर्पस में यूज ना किया जा सके, वो संक कैपिटल है। कैपिटल डिराइव्ड फ्रॉम द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन which is not currently consumed and hence retained for further production। प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो करंटली कंज्यूम नहीं हुआ, फर्दर प्रोडक्शन के काम आएगा, उसे बोलते हैं जी कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहलाता है वो? आम भाषा में कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों है? हाँ जी, सोशल कैपिटल क्या होती है? तो बेटा ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो टर्म ही अलग है, उसका इससे क्या लेना देना है? पॉलिटिकल कहा, पब्लिक से क्या लेना देना है? तो मतलब ही नहीं उस बात का। हमें कैपिटल फॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है जी? यूज फॉर रिप्लेसमेंट एंड रेनोवेशन। पुरानी मशीन खराब हो गई, बदलनी है, या मशीन को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन की, इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। देन क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास ऑलरेडी एक मशीन है, आपने एक और ला के रख ली, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई। आज से कुछ सालों पहले हमारे घरों में आमतौर पर स्टोव होते थे, 40-50 साल पहले। फिर स्टोव से आगे बढ़े तो 2 बर्नर वाली गैस आनी शुरू हुई, क्योंकि स्टोव में एक ही बर्नर होता था। उससे एक समय में महिला एक ही तरह का काम कर पाती थी। सब्जी बन रही है तो रोटी नहीं बनेगी, रोटी बननी शुरू हुई तो सब्जी गर्म नहीं होगी। आवश्यकता बढ़ी 2 बर्नर की, तो 2 बर्नर वाले गैस चूल्हे आ गए। अब धीरे धीरे 4 बर्नर वाले आ चुके हैं। ये आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, काम करने की क्षमता बढ़ गई। अब एक ही महिला एक ही समय में 4 अलग अलग बर्नर पर 4 अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है? स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन।
आपने कहा जी कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, और आप याद कीजिए पढ़ के आए हैं आप, इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द सेविंग्स। जब तक सेविंग्स नहीं होंगी इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? तो पहला फैक्टर है जी आपका, पहला स्टेज, पहला स्टेप, इस पर बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। सबसे पहले इकोनॉमी में सेविंग्स क्रिएट की जाए, सेविंग्स, और सेविंग्स आपकी इच्छाओं पर भी और आपकी क्षमताओं पर भी निर्भर करती है। आपकी इच्छा है 100 में से 20 बचाने की, परंतु क्षमता सिर्फ 10 की ही है, तो आप 10 ही बचा पाओगे। सेविंग्स, सेविंग्स क्रिएट करना, लोगों को सेविंग्स के लिए मोटिवेट करना, लोगों को सेविंग्स के लिए समझाना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। परंतु आपने पैसा बचा के यदि अपने घर में ही रख लिया, अपने घर के अंदर ही छुपा के रख लिया, तो क्या वो इकोनॉमी के काम आने वाला है? जैसे कि कोरोना में से बहुत से घरों में बहुत से पैसे निकल के आए महिलाओं के अलग अलग छुपे हुए इलाकों में से। बेटा डिमोनेटाइजेशन भी, हाँ यस, डिमोनेटाइजेशन। मेरा एक मित्र है बनिए है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो बेचारा अपने पैसों को इधर उधर कैसे करे, कहां लगाए, किस तरह संभाले, इस पे लगा हुआ था बेचारा। एक अच्छी खासी बड़ी सी रकम, मतलब जिसमें एक बड़ा सा अच्छा खासा 100 गज का फ्लैट आ जाए, इतनी बड़ी सी रकम घर में सास और बहू ने निकाल के उसके सामने रख दी कि भाई इसे भी कराओ। तो ये कहां से आई? अरे हमारा धन है, स्त्री धन। इतना स्त्री धन? उसे अपनी जान की पहले आफत आई हुई थी, अब अपनी मम्मी और अपनी पत्नी के उस धन की आवश्यकता कैसे कन्वर्ट करूं, इसकी और आवश्यकता है। सेविंग्स, तो हर घर में स्त्री का धन होता है बेटा, किसी का चावल के डिब्बे में होता है, किसी का दाल के डिब्बे के नीचे होता है, किसी का अपने पति के ही पॉकेट में होता है। ये सेविंग्स क्रिएट करना। तो सेविंग घर में पड़ी तो बेकार है बेटा, काम कब आएंगी? जब बैंकों के पास आएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी तो किसी काम आ पाएंगी, प्रोडक्टिव नेचर में इस्तेमाल हो पाएंगे। उसे बोलते हैं मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। देन द लास्ट, बैंक आपके पैसे का क्या करेंगे? प्रोडक्टिव पर्पस के इस्तेमाल करेंगे। उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सेविंग्स। तो इन्वेस्टमेंट्स की, कैपिटल फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस हो गई हमारे पास, क्रिएट करना, मोबिलाइज करना और इन्वेस्ट करना। दिस इज द कैपिटल। कोई भी बात कैपिटल के द्वारा पूछनी हो पूछ सकते हैं। बेटा मोबिलाइज करना, बैंकों के पास पूल करना, बैंकों द्वारा वो पैसा आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उधार देना, वो इन्वेस्टमेंट हुई। हमारे लेवल पे अगर हमने बैंक का पैसा ले लिया तो वो हमारे लिए मोबिलाइजेशन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगी। आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके लिए सेविंग है वो। यू आर नॉट ए प्रोड्यूसर, यू आर सेवर। सेवर कंजम्पशन होती है, कंज्यूमर करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है। अगर इन्वेस्टमेंट करना होता तो बैंकों क्यों देते हैं, बिजनेस में लगाते। लोग गलत समझ लेते हैं बैंक में पैसा जमा कराना मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया। तो सेविंग है भैया, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो प्रोड्यूसर करता है, बिजनेसमैन करता है, और बिजनेसमैन अपने पैसे से बिजनेस ही करता लोगों के पास। एफडी इज आल्सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो वो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो आपकी होगी, तब आप प्रोड्यूसर हो गए। सुनना, यस, कम टू द 4th पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? स्किल, टैलेंट। आपका स्किल, आपका टैलेंट किस बात का? टू ऑर्गेनाइज और मैनेज और कंट्रोल अदर फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स को मैनेज, कंट्रोल या ऑर्गेनाइज करने का आपका पर्सनल स्किल
एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। हर एक व्यक्ति में ये क्षमता नहीं होती कि वो दूसरों को लेकर चल सके। आप देख सकते हैं मोदी जी में क्षमता है, लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, देश ही नहीं संसार भी चल रहा है। हमारे भाई साहब में क्षमता नहीं है, गांधारी जी के पुत्र में क्षमता नहीं थी, ना यहां वाले गांधारी जी के पुत्र में क्षमता है। समझो बेटा, समझो बेटा, उनमें क्षमता नहीं है कि लोग उनके पीछे चले। किसी व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि मैं किसी के पीछे नहीं चलता क्योंकि मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे चले क्योंकि मैं किसी का अनुमोदन भी नहीं करा सकता। मतलब मैं अकेला चलने में इंटरेस्टेड हूं, एकला चले, ना किसी के आगे ना किसी के। बहुत ज्यादा है तो चलना ही है तो मेरे साथ चलो ना, जहां बराबरी रहे। अभी मैं एक लड़की की ना बड़ी अच्छी एक कविता सुन रहा था, स्टैंड अप कविताएं होती हैं, तो उस पर बड़ी अच्छी बात की उसने कि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत स्वतंत्र रखते हैं, मैं जो चाहती हूं उसे हाँ करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं ये खा लूं, उसने कहा बिल्कुल खा लो, मैं ये ले आऊं ले आओ, परंतु मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं हर बार पहुंचकर तुम तक क्यों जाती हूं। मतलब मैं क्या चाहती हूं इसका निर्णय मैं नहीं करती, तुम करती, तुमसे हो, तो बात तो गलत है ना। स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता ही होती है बेटा, हमारा समाज ऐसा है, क्या कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, जिसमें ये स्किल होगा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जी एंटरप्रेन्योर। अ पर्सन who combines factors in right proportion initiate the business and taking risk। वो व्यक्ति जो फैक्टर्स कंबाइन करेगा, कंट्रोल मैनेज करेगा, जो बिजनेस का इनिशिएटिव लेगा, मतलब उसको लगता है आई कैन रन द बिजनेस, आई हैव द स्किल ऑफ मैनेजमेंट, इनिशिएटिंग द बिजनेस एंड टेकिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस। घाटा भी तो हो सकता है, प्रॉफिट ही हो ये जरूरी तो नहीं है, बिजनेस का रिस्क भी तो उठाएगा। उस व्यक्ति को कहते हैं जी एंटरप्रेन्योर, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एंटरप्रेन्योर में क्या विशेषताएं होती हैं? एक, ये ऑर्गेनाइजर होता है, ये ऑर्गेनाइजर है जी, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। ये ऑर्गेनाइजर है, मैनेजर है, रिस्क टेकर है, बिजनेस का रिस्क भी उठाता है। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो मैनेजमेंट कर रहा है, चाहे वो स्मॉल लेवल की हो लार्ज लेवल की हो। एक कबाड़ी वाला भी जब गली में कबाड़ी का सामान लेने निकलता है तो आवाज लगाता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। सब्जी वाला भी जब गली में निकलता है सब्जी बेचने के लिए तो आवाज लगाता है। और आप देखें सभी के आवाज लगाने का अपना अपना एक स्किल होता है, एक तरीका होता है, एक टोन होती है जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं। ये कैटलिस्ट है जिसके पास मैनेजमेंट का स्किल होता है। ये सभी प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाता है, मींस होल्ड्स द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी फैक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बेटा, किसी फैक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेबरर अपनी लेबर ऑफर करते हैं, बेच लेते हैं, चलते बनते हैं। कैपिटलिस्ट अपना पैसा देता है, इंटरेस्ट लेता है, चलता बनता है।
लैंडलॉर्ड अपना लैंड ऑफर करता है, रेंट लेता है, चलता बनता है। इन सबके अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल होना किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है कि इनको समय पर इनका रेम्युनरेशन दिया जाए। होल्ड्स द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस फैक्टर का इस्तेमाल कैसे कब कहां किया जाएगा, डिसीजन कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। गिव्स डायरेक्शन टू यूसेज। और अगर इसने सही से मैनेजमेंट कर दिया तो क्या मिलेगा इसको? इसका रिवॉर्ड कब मिलेगा? सबसे पहले, सबसे बाद में? आफ्टर ऑल पेमेंट्स। सभी को देने के बाद जो बचेगा वो इसका रिवॉर्ड है। एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है? फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसके क्या काम है जी? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट काम, इनिशिएटिंग द बिजनेस। ये बिजनेस का इनिशिएटिव लेता है। यही वो व्यक्ति है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो बिजनेस को रन कर सकता है। इसलिए बिजनेस चलाने का इनिशिएटिव कि भाई मैं चलाऊंगा, यही है, यही इसका सबसे पहला काम है। सेकंड है जी रिस्क बियरिंग। बिजनेस के सभी रिस्क यही उठाता है। और कभी कभी बिजनेस में अनिश्चितताएं भी होती हैं। अनिश्चितताएं, किसको मालूम था कोरोना आ जाएगा, बिजनेस बंद? नया बैंक्वेट हॉल बनाया, आज ही इनॉग्रेशन किया, 1 महीने के बाद कोरोना में सब कुछ बंद, बैंक्वेट हॉल क्लोज। इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बियरिंग। यही वो व्यक्ति है जो बिजनेस में नई नई खोजें लाता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस कंटिन्यूअसली। क्योंकि जानता है बाजार में बायर का बिहेवियर लगातार बदलता रहता है। यदि ये नई नई खोजें कर कर उन्हें अपनाएगा नहीं तो इसका बाजार खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार कंपनी वाले हर कुछ महीने के बाद फेस लिफ्ट ले आते हैं, किस लिए? ताकि उनकी कार रिफ्रेशिंग लगती रहे, बायर में उनके कार की चर्चाएं होती रहे। एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? उद्देश्य। किस उद्देश्य से काम कर रहा है जी? क्या इसका एम है जी? क्या उद्देश्य लेके चलता है? तो पहला है जी इसका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहले तो एक ही काम है जी, बिजनेस का जिंदा रहना। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो बेटा खाएंगे क्या? और पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल टू फिटेस्ट कहते हैं इसको। नए समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना, क्योंकि जो बदलता नहीं वो बदल जाता है। बिजनेस का नियम है, जो बदलता नहीं वो बदल जाता है। कांग्रेस बदली नहीं, उसे समझ नहीं आया कि देश के अंदर बदलाव आ रहा है, वो नहीं बदली, बदल गई। जो बदलेगा वो रह पाएगा। आज करोड़ों वर्षों से हमारे पास मगरमच्छ है, ये छिपकलियां करोड़ों वर्षों से हैं। आज हमारे पास जिराफ है। जिराफ पहले ऐसा नहीं होता था, पहले छोटा होता था, धीरे धीरे समय के हिसाब से उसने अपने आप को डेवलप किया, आज भी है। सर्वाइव कौन करेगा? इसमें बदलने की क्षमता होगी। प्रोस्पेरिटी टू चेंज। जो बदलाव की क्षमता नहीं रखता वो बदल दिया जाता है। इसलिए सर्वाइवल। देन
जिंदा ही नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जिंदा ही नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एक ही लगता है हमेशा हमारे को, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और बेटा जिंदा रहने के लिए पैसा तो चाहिए, तो एक ही एम है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ प्रॉफिट ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और भी हैं, तो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। प्रॉफिट कमाना, ठीक है जी। देन समाज की तरफ भी आपका उद्देश्य है जी। आप समाज को क्या दे रहे हैं? मोहल्ले में शराब की दुकान खोल लेंगे लोग, वही शराब पी के मोहल्ले के ही गंदगी मचाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में सब कुछ फ्री कर दिया। अभी कल आरबीआई की रिपोर्ट आई है, केजरीवाल साहब द्वारा जो ये फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, ये देश के रिसोर्सेज के लिए बहुत ही खतरनाक है, खासतौर पे बिजली। ये जो गरीबों को फ्री बिजली, फ्री सफर, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री घर, उसके अलावा उनको महीने के अलग से पैसे भी जो फ्री मिल रहे हैं, उससे बेटा वो शराब पीकर मोहल्लों में दंगे कर रहे हैं। फ्री मत बांटिए, उन्हें कमाने की क्षमताएं पैदा करके दीजिए ना। अच्छे स्कूल बना दीजिए। हमें कह रहे थे भैया मंदिर मत बनाओ, स्कूल बना लो, आप ही बना लो। अच्छा स्कूल बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, वहां उन्हें एजुकेशन फ्री दो, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन फ्री दो। पब्लिक स्कूल का सिस्टम ही खत्म कर दो देश से, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ही खत्म कर दो। उन्हें ही सिर्फ पब्लिक स्कूल में चाहिए पढ़ाई, उसी को बढ़ा दो ना। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए। स्वास्थ्य को बढ़ा दो ना। एक गरीब आदमी को भी यदि कोई बीमारी का इलाज करने जाना है तो उसको उस हॉस्पिटल में जगह मिले जहां प्रधानमंत्री का इलाज होता हो, जहां टाटा का इलाज होता हो, अंबानी का इलाज होता हो। अब वो अपना इलाज करें तो विदेश भाग जाते हैं, और जरा गरीब आदमी वहां एम्स के बाहर पड़ा पड़ा मर जाता है। जो काम की आवश्यकता थी वो तो की नहीं बेटा, बाकी जो मर्जी कर लो, फिर तो क्या फर्क पड़ता है। तो सामाजिक उद्देश्य यदि आपका क्या, अवॉइड। जब आई थी ना ये सरकार आई थी, तब मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में जाया करता था, अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाया करता था। कई बार तो 300 बच्चे गए हम वहां पे। हमें क्या पता था वहां से ये निकल के आएगा। जब आई थी तो लगा था कुछ अच्छा काम होने वाला है, पर कुछ नहीं अच्छा हुआ। अवॉइड एंटी सोशल, आई होगा, ले भाई आई कर, मैंने आंटी लिख दिया। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना जी। देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके यहां कामगार हैं उनका भी ध्यान रखिए। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि आपके फैक्ट्री प्रीमिसेस में ग्रीनरी होना, अच्छी तरह के साफ सुथरे एयरी वातावरण होना, वॉशरूम्स होना, कैंटीन होना, ये आवश्यकताएं हैं काम को और बेहतर ले पाने की। द लास्ट वन, कहीं ना कहीं आपका एक उद्देश्य देश से भी जुड़ा हुआ है बेटा, नेशनल ऑब्जेक्टिव। आप देख सकते हैं जब आवश्यकता बढ़ी देश को कोरोना में, तो रतन टाटा सबसे पहले व्यक्ति थे जो आगे बढ़ के आए और देश के लिए उन्होंने पैसा दिया। पैसे तो और भी है बहुत सारे देश में, परंतु बेटा नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च कर पाना, इतनी हिम्मत तो जरा कुछ ही लोगों में होती है। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल नीड्स, जो भी देश की आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना। इन सब में सबसे प्राइमरी आप जानते हैं एक ही है जी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं किसी एंटरप्रेन्योर के लिए। बेटा प्रॉफिट कमाओगे तो जिंदा रहोगे ना, घाटे में कौन जिंदा रखता है अपने आप को।
अगेन फर्स्ट कंडीशन में सर्वाइवल भी होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है। हाँ, इसलिए उसको पहला स्थान दिया ऑर्गेनिक को। तो अगर हम सोच रहे हैं प्राइमरी क्या है, तो वो इकोनॉमिक रखेंगे कि ऑर्गेनिक? बिजनेस में प्राइमरी तो प्रॉफिट ही है ना बेटा। हाँ जी, क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? तो इनपुट्स चारों हमने कंप्लीट कर ली, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जी प्रोडक्शन का टॉपिक, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।